EPS 95 के सभी मेंबर्स को मेरा सादर प्रणाम। आज जो वीडियो जारी कर रहा हूँ उसके पीछे एक कारण ऐसा है कि नेशनल एजुकेशन कमेटी EPS 95 की जूम मीटिंग 2-4 दिन पहले हुई। उसमें मोबाइल में बिगाड़ होने से मैं जल्दी ज्वाइन नहीं हो सका और जल्दी ज्वाइन न होने से मुझे उसके बारे में पूरा डिटेल्स मालूम नहीं था। लेकिन आखिर में मैं ज्वाइन हुआ और मुझे जो कुछ कहना था EPS 95 के बारे में वो मैंने अपना व्यू जूम मीटिंग में रखा। लेकिन जो जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट हुए थे एक महानुभाव, उनका ज़रा गुस्सा था। उनको ऐसा कहना था कि आप 6 महीने से यही बात दोहरा रहे हैं लेकिन रिजल्ट सामने नहीं है। उनका एक प्रॉब्लम था कि VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और उसको 58 ईयर्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उसको 58 ईयर्स का एग्जिट का जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी उसको एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है। उनको उनके पेंशन सैंक्शन के लेटर में जो भी उनकी पेंशनेबल सर्विस है, जितने साल की भी पेंशनेबल सर्विस है, वही हायर पेंशन के लिए गिना जाएगा। इसलिए आप लाख कोशिश करेंगे कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद में भी 58 ईयर्स का एग्जिट कंसीडर करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। और नेशनल एजुकेशन कमेटी के लिए ये मांग जारी करना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि उस जो भी मांग हम EPFO के सामने या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने रखते हैं, उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर VRS लिया है और अगर अपना डिमांड है कि 58 ईयर्स ऑफ सर्विस एग्जिट के लिए कंसिडर करना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं होगा और ये पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि 15,000 रुपये पर ही 8.33% अमाउंट जो है वो अपना प्रोविडेंट फंड करके डिडक्ट हुआ है। और अगर अब आप आज बोलते हैं कि वो बेसिक प्लस DA पर 8.33% होना चाहिए, तो उसमें ये जो अपना अभी डिडक्शन जाने वाला है पेंशन फंड में, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से जाने वाला है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ने अगर 12% जो CPF है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट है, वो 15,000 के लिमिट पर भेजा होगा, तो उसने कंसेंट देना चाहिए, उसने पैसा जमा करना चाहिए। जो भी आपका बेसिक प्लस DA का 12% है वो हम भेजते हैं। जब तक एम्प्लॉयर इसके लिए कंसेंट नहीं देगा और 12% जो है वो भेजेगा नहीं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिनको ये प्रॉब्लम है उन्होंने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना चाहिए, एम्प्लॉयर को कन्विंस करना चाहिए और एम्प्लॉयर को कन्विंस करके अगर वो तैयार होता है आपका जितना भी बेसिक प्लस DA था उससे 12% और वो जो लिमिट है 5,000, 6,500 और 15,000 की, उसकी अगर ऊपर आपका सैलरी हो
तो ये पॉसिबल है। अब ऐसी बात है कि अपने जो भी 65 लाख पेंशनर्स है और जो भी नेशनल एजुकेशन कमेटी ईपीएस 95 के मेंबर्स है, उन्होंने आत्मपरीक्षण करना चाहिए और क्या फिजिबल है, क्या फिजिबल नहीं है, ये सोचना चाहिए। अब नेशनल एजुकेशन कमेटी की हर वक्त कोशिश रही है, जो भी अपने जायज़ मांग है, जस्टिफाइड डिमांड्स है, उसको लेकर ईपीएफओ के सामने जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जाए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सामने जाए या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने जाए और अपनी जो जायज़ मांग है उसको पुटअप करें। तो इसका 2 भागों में बंटवारा होता है। पहला भाग है मिनिमम पेंशन और दूसरा भाग है हायर पेंशन। तो मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये मिलने के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, बहुत सारे आंदोलन लिए हैं और सेंट्रल लेवल पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर ट्राई पार्ट की चर्चा भी हुई है और नेशनल एजुकेशन कमेटी ने ये प्रूव कर दिया है कि पेंशन फंड का जो कॉर्पस है, जो 5 साल में दुगना हुआ है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका सिर्फ 38% इसके लिए पेंशन देने के लिए, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खर्चा होता है। तो वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट हमने जो मांगा है एनहांसमेंट इन मिनिमम पेंशन, उसको मद्देनजर रखते हुए हम उसका फुलफिलमेंट कर सकते हैं और उसमें कोई भी शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं आएगा, ये सब हमने कन्विंस किया है। लेकिन मिनिमम पेंशन 7,500 करने के लिए जब तक पार्लियामेंट तैयार नहीं होगा तब तक ये मुनासिब नहीं है। पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हमने कन्विंस किया है, नेशनल एजुकेशन कमेटी ने कन्विंस किया है और ये पाइपलाइन में है। हमने यानी नेशनल एजुकेशन कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में ट्राई पार्टी डिस्कशन हुआ। अभी 20 अप्रैल को जो लेबर कमेटी है उनके सामने भी हमने प्रेजेंटेशन किया और अपनी बात दोहराई और मिनिमम रुपये 7,500 ये अभी जो फंड है, अभी जो कॉर्पस है पेंशन फंड का, उसमें 7,500 मिनिमम पेंशन देना ये पॉसिबल है, ऐसा हमने बताया। तो हमने अभी वेट करना है। बहुत सारी बातें हैं। हम 65 लाख पेंशनर्स होने के बावजूद भी हमारा जो प्रभाव पड़ना चाहिए ये प्रभाव नहीं पड़ता है। अब उसके लिए हम सभी को आत्मपरीक्षण करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि आते आते सूख जाती है नदियाँ, मुझे मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो सभी पेंशनर्स भाइयों ने इसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए कि इतना एफर्ट्स लेने के बावजूद भी मिनिमम पेंशन 7,500 क्यों नहीं हो रहा है, पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और किसी भी चीज़ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी के लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करना ये अच्छा नहीं है। तो हमने एक पंक्तियाँ सुनी थी, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंकज से कुछ नहीं होता, पंकज से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने पेंशनर्स भाइयों ने हौसले अपने बुलंद रखना चाहिए। सभी भाइयों ने आंदोलन में पार्टिसिपेट होना चाहिए और अपनी यूनिटी है, अपनी एकता है, वो देखना चाहिए।
क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि संगठन शक्ति और समर्थ भारत। तो जब तक हम अपनी संगठन शक्ति का प्रदर्शन पूरेपूर नहीं करते तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए सभी पेंशनर्स भाई को नेशनल एजुकेशन कमेटी की तरफ से ऐसी विनंती है कि उन्होंने सभी आंदोलन में पूरे सहयोग से पार्टिसिपेट होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि 65 लाख पेंशनर्स हो गए, लेकिन जब आंदोलन का समय आता है तो बहुत सारे लोग नहीं पार्टिसिपेट होते हैं। पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होना चाहिए, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर इम्पैक्ट गिरेगा और अपनी न्यूसेंस वैल्यू दिखाने के बाद में या अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के बाद में उनको बेंड होना पड़ेगा। लेकिन इतना ही बताता हूँ कि 7,500 का जो मिनिमम पेंशन है उसके हिसाब से ये फिजिबल है, वायबल है, कौन सा भी फाइनेंस में प्रॉब्लम नहीं है। अगर पार्लियामेंट देना चाहता है तो 2 मिनट में वो मंजूर कर सकती है। इसलिए हमारा स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए। हमारा आंदोलन का जो इम्पैक्ट है वो होना चाहिए ताकि हमें मिनिमम पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में नेशनल एजुकेशन कमेटी पंतप्रधान से मिली है। उसके बाद में बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मिले हैं। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से बहुत बार मिले हैं। तो सबकी कोशिश जारी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसमें भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी और मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये मिलेगी, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं और ये हो सकती है। ये सब अपना जो एफर्ट्स खाली नहीं जाएगा, उसके ऊपर अपने को सक्सेस मिलेगा। अब दूसरी बात ऐसी है कि हायर पेंशन के बारे में 4/11/22 को जो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2 भाग बनाए। एक भाग में 1/9/14 के बाद में जो रिटायर्ड हुए या सर्विस में है उनको पेंशन, हायर पेंशन लागू होगा, लेकिन 1/9/14 के पहले जो लोग रिटायर्ड हुए हैं उनको हायर पेंशन लागू नहीं होगा। उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि उनका 58 ईयर्स के बाद में वो पेंशन फंड के मेंबर्स नहीं रहे, क्योंकि वो एग्जिट हो गए हैं। जब वो मेंबर्स नहीं रहे हैं तो उनको हायर पेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने ऐसा भी बोला है कि आर.सी. गुप्ता का जो जजमेंट है हम वो क्रिस्टलाइज करते हैं और आर.सी. गुप्ता ने इसमें 2 कंपार्टमेंट नहीं गिराए थे, 1/9/14 के पहले और 1/9/14 के बाद में। इसलिए वो जो पैराग्राफ 44(5) है वो लागू नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन लागू नहीं किया, लागू कर दिया उन्होंने। अब उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, वो रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गई और इसलिए रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होने से अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा और उसकी वजह से 1/9/14 के पहले जो लोग हैं उनको पेंशन, हायर पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसे आसार है। तो नेशनल एजुकेशन कमेटी ने जैसा 4/11/22 का रिजल्ट लगा उसी वक्त उसका अभ्यास करके नेशनल एजुकेशन कमेटी ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पत्र लिखा है ऑलरेडी कि एक बार आप ऐसा बोलते हैं कि वो आर.सी. गुप्ता का जो जजमेंट है हम क्रिस्टलाइज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरी बार ऐसा बोलते हैं कि 1/9/14 के पहले जो लोग रिटायर्ड हुए उनको पेंशन नहीं मिलेगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन है और ये कॉन्ट्राडिक्शन रिमूव करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट सक्षम है, कॉम्पिटेंट है और वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है
1914 के पहले हायर पेंशन नहीं देना चाहिए जो रिटायर्ड हो गए, तो ये वो नलीफाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का जो 44(5) है ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट, वो उसको नलीफाई कर सकते हैं। उसके लिए भी ऑलरेडी हमने पत्र लिखा है और बात उनसे जारी है। अब किसी चीज़ को हमने अगर बोला कि नहीं आज ही होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ये सब बातें कन्विंस करना, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 542 लोग हैं, और उन्होंने उसके ऊपर पुटअप करना चाहिए और उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, ऐसी बात है। तो 1914 के पहले के लोग हैं, उनको भी हायर पेंशन मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। अभी ईपीएफओ ने बहुत सारे सर्कुलर इशू किए हैं। 29/12/2022 के बाद में फिर 20 फरवरी 2023, और बाद में फिर अप्रैल, मई, जून, ये तीनों महीने में उन्होंने बहुत सारे लेटर इशू किए हैं। और उसके ऊपर हमने रिप्लाई दिया है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के जो टॉप लीडर है उनसे उन्होंने बात भी की है। तो पहली बात थी कि बुक एडजस्टमेंट की। अब बुक एडजस्टमेंट में हमने ऐसा कहा है कि हम आपको इंटरेस्ट सहित पैसा दे रहे हैं, और आपसे हम रिटायरमेंट डेट्स से लेकर तो अभी तक जो भी आप एरियर्स हमको मिलना है, तो उसका आप समायोजन करें, बुक एडजस्टमेंट करें, ताकि वो सब समायोजन करने के बाद में अगर जो भी बैलेंस अमाउंट है, अगर आपको देना है तो आपसे हम लेंगे, अगर हमको देना है तो आप हमारे से लीजिए। तो इस हिसाब से बुक एडजस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा हमने बोला है। और वहाँ चर्चा भी हुई है। अपने नेशनल एजुकेशन कमेटी के जो लीडर्स हैं, कमांडर अशोक राउत एंड वीरेंद्र सिंह राजावत एंड अदर्स, उन्होंने वहाँ पर चर्चा की है। और क्या है कि जब एक आधा लेटर ऑफिस में पहुँचता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसके सामने जाता है। उसके सामने जाने के बाद में वो जो नोट है वो नोट अप्रूव करना चाहिए। अब सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है उन्होंने अप्रूव करने के बाद ये सब बातें होगी, और उसके ऊपर ये सब बातें होने के बाद में उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उन्होंने अप्रूवल देना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी बुक एडजस्टमेंट के बारे में पत्र लिखा था। उसकी बुक एडजस्टमेंट होना चाहिए, उसकी कोशिश जारी है और चर्चाएं चल रही है। अभी चर्चाएं चलने के बाद में जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा, लेकिन बुक एडजस्टमेंट होना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश जारी है। दूसरी बात ऐसी है कि जिनके विडो या विधुर या विधवा अभी उनको पेंशन मिल रहे हैं, तो उनको भी हायर पेंशन मिलना चाहिए। उसमें हमारा जस्टिफिकेशन ऐसा है कि अगर पेंशनर जिंदा होता तो उसको हायर पेंशन की अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन जो विडो है या विडोअर है, विधवा है या विधुर है, उनको भी ऑन पार विद पेंशनर हायर पेंशन मिलना चाहिए। और उनको हायर पेंशन के लिए ऑप्शन देने की जो संभावना है या ऑप्शन देने की प्रोविज़न है, तरतूद है, वो उनको लागू करेंगे, ऐसा भी हमने लेटर दिया है। अभी दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे यूनिलैटरल सर्कुलर उन्होंने निकाला है। तो यूनिलैटरल सर्कुलर में अगर आपने 11 मई का सर्कुलर देखा होगा या पत्र देखा होगा, तो उन्होंने आपको कितना पैसा भरना है और किस हिसाब से भरना है वो उन्होंने उस पैराग्राफ में मेंशन किया है। और उस पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि जो भी 8.33% ऑफ बेसिक प्लस डीए है वो मंथली के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरी बात, जो 1914 के बाद में लगे हैं उनका 1.16% चार्जेस
वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस करके 1.16% ऑफ बेसिक प्लस दिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस करके लेने का है। तो 8.33% बेसिक प्लस दिए पर और 1/9/14 के बाद में 1.16% ऑफ बेसिक प्लस दिए, इसका समेशन हो जाएगा और जो भी कैलकुलेट अमाउंट होगा तो उसको इसमें हमने जो 5,000, 6,500 और 15,000 के हिसाब से अमाउंट पेंशन फंड में भेजा गया है तो वो डिडक्ट होगा, माइनस होगा और उर्वरित जो भी रकम है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जो भी उस वक्त इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और तो उन्होंने इसमें ऐसा फार्मूला दिया है, लेकिन हमको आप कैसे पैसे देने वाले हैं, कब से देने वाले हैं, उसके बारे में वो 11/5 के लेटर में नहीं था। इसलिए हमने हाईलाइट किया है कि आप यूनिलैटरल सर्कुलर निकालते हैं, बायलैटरल जो डिस्कशन होना चाहिए, यानी दोनों तरफ से ये सब बातें होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। इसलिए आपने जो 11/5 का सर्कुलर निकाला है हम उसको कंडेम करते हैं और आपने दोनों भी कैलकुलेशन करना चाहिए कि मुझे कितना पेंशन मिल रहा है और उस हिसाब से मुझे कितना पैसा मिल रहा है और हमको कितना पैसा देना है, उसका आपने समायोजन करना चाहिए। और जब बैलेंस होगा वो बैलेंस आइदर हम देंगे या आप देंगे, ऐसा मैटर हमने उनको टेकअप किया है। दूसरी बात जो है एवरेज सैलरी की, अभी 1/9/14 का जो अमेंडमेंट है वो बराबर है, वैलिड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है। तो 60 मंथ्स का एवरेज जो है वो बराबर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन इसका इफेक्ट जो है 1/9/14 के बाद में दिया है। अब 1/9/14 के बाद में दिया है तो ये जो 60 मंथ्स एवरेज है वो 60 मंथ कंप्लीट कब होते हैं, 1/9/14 से लेकर 5 साल का 60 महीने का एवरेज जो है 19 को। तो हमने या नेशनल एजुकेशन कमेटी ने ऐसा पॉइंट आउट किया है, उनके नज़र में ऐसा लाया गया है कि ये 60 महीने जो आप गिनते हैं और 1/9/14 के बाद में यानी 15 में अगर रिटायर्ड हुआ है, 16 में रिटायर्ड हुआ है, तो आप 1/9/14 के पहले यानी 5 साल 11 तक जाते हैं और उसके वजह से एवरेज सैलरी कम होती है। तो अगर ये अमेंडमेंट 1/9/14 का है तो 15 में अगर रिटायर्ड हुआ है, 16 में रिटायर्ड हुआ है, तो 1/9/14 से लेकर जितना भी महीना रिटायरमेंट तक होता है उतना ही महीने का एवरेज निकालना चाहिए और उस हिसाब से 60 मंथ का उस हिसाब से एवरेज पेंशन क्या बोलते हैं उसको, एवरेज सैलरी निकालना चाहिए और 1/9/14 के पहले नहीं जाना चाहिए, ऐसा नेशनल एजुकेशन कमेटी ने ईपीएफओ की तरफ ये सब बातें की है और देखते हैं कि इसमें क्या होगा। क्योंकि जो वो 1/9/14 के अमेंडमेंट में 60 मंथ एवरेज सैलरी के बारे में जो वर्ड यूज किया है प्रोराटा मीन्स क्या है, अगर कास्ट इंक्रीज होता है तो प्राइसेस इंक्रीज होगा, ऐसा उसका मीनिंग है। तो ये एक्चुअली प्रोराटा शब्द जो है उसके लिए अप्लीकेबल ही नहीं होता और ये अमेंडमेंट 1/9/14 के बाद में होने से 1/9/14 के बाद में जितने भी महीने रिटायरमेंट को है उतना ही एवरेज सैलरी निकालना चाहिए, हमारा नुकसान करना नहीं चाहिए, ऐसा नेशनल एजुकेशन कमेटी ने बात की है। तीसरी बात ऐसी है कि आपको मालूम होगा कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो सोशल सिक्योरिटी कोड अभी इम्प्लीमेंट हो गया है, यानी जो भी कामगार कायदे हैं 29 कामगार कायदे उसमें उसको रद्द करके उसका 4 कोड में विलीनीकरण किया है और 4 कोड में विलीन करके, कोड यानी उसको संकलन करना, कंसोलिडेट करना, तो वो 4 कोड में विलीन करना है। और ये जो अपना पेंशन वगैरह है वो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में आता है और सोशल सिक्योरिटी कोड में जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 है वो एबॉलिश हो गया है, क्योंकि उसी के तहत उसका जो सेक्शन 60 है
6 है उस एक्ट का, उसी के तहत एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम 95 फ्रेम की थी। अगर वो एक्ट एबॉलिश हुआ है तो एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम 1995 जो है उसको भी एबॉलिश होना है। तो फ़िलहाल में उन्होंने एक लेटर लिखा है ईपीएफओ ने, और उसमें कमिटी मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। वो कमिटी मेंबर्स ये जो ईपीएफओ के ऑफिसर्स है उन्हीं के अधिकारी उस कमिटी में है, उनको रिकमेंडेशन करना है। जैसा ही वो पत्र हमको मिला उसके ऊपर हमने बोला कि हम नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो 65 लाख पेंशनर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ईपीएस 95 में जो भी कुछ उन्हीं रह गई है, जो भी कुछ त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि को मद्देनज़र रखते हुए उसकी पुनरावृत्ति या उसका रिपीटेशन ईपीएस 23 में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ईपीएस 95 अभी रद्द होकर ईपीएस 23 बनेगी, उस ईपीएस 23 में पेंशन जो है वो पेंशन अच्छा मिलना चाहिए, उसका अमाउंट अच्छा होना चाहिए, ताकि पेंशनर जो है वो अपना लाइफ अच्छी तरीके से बिता सके। तो ये 3-4 बातें हमने की है। और आखिरी में उन्होंने 14/6 को एक और पत्र लिखा है। तो उसमें पैराग्राफ 26/6 का उल्लेख किया है, उसमें अंडरटेकिंग का उल्लेख किया है। हालांकि पैराग्राफ 26/6 का जो मुद्दा है वो पैराग्राफ 26/6 का मुद्दा आरसी गुप्ता केस में था, और आरसी गुप्ता का जो जजमेंट है 2 जज बेंच का जजमेंट है, वेयर एज 4/11/22 का जो जजमेंट है वो 3 जज बेंच का जजमेंट है। और ये 3 जज बेंच का जजमेंट होने से ये आरसी गुप्ता का जो जजमेंट है वो सुपरसेड हुआ है। और ये सुपरसेड होने के वजह से ये जो 26/6 है ये लागू नहीं होता। वो हम पहले से कह रहे हैं कि 26/6 लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो जब 29/12/22 का सर्कुलर निकला या लेटर निकला, तब उन्होंने 26/6 की कंडीशन एकदम पहले रहनी चाहिए। 26/6 का कंडीशन जो फुलफिल नहीं करता उनको पेंशन नहीं मिलेगा, ऐसा लेटर में था। लेकिन अब धीरे धीरे वो नीचे आ गए और उन्होंने ऐसा कहा है कि ये फील्ड ऑफिस में जो रीजनल ऑफिसर्स है उन्होंने कंफर्म करना चाहिए कि उनका बेसिक प्लस डीए के 12% डिडक्शन हुआ है या नहीं सीपीएफ के लिए, वो सफिशिएंट है। और दूसरा एक अंडरटेकिंग भी मांगा है, वो सिंपल अंडरटेकिंग है। अगर अंडरटेकिंग वो मांगते हैं तो अपने को देने में कुछ हर्ज नहीं है। यानी इसका मतलब इन शॉर्ट कि जिनका सीपीएफ 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए वो जो 15,000, 5,000 और 6,500 के ऊपर है, उनके लिए ये 26/6 की ज़रूरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ कंफर्म करना चाहिए कि पैसा ज़्यादा कटा या नहीं, और उसमें कुछ सिंपल अंडरटेकिंग भी है, वो अंडरटेकिंग अपन भर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है, ये सब बातें उसमें है, और ये हमने सब पॉइंट आउट किए हैं। तो क्या है कि ईपी अपना जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है, राष्ट्रीय संगठित समिति ईपीएस 95 है, जो भी अपने जायज़ मांगे हैं, जस्टिफाइड डिमांड्स है, वो हमने वहाँ पर पुटअप किए हैं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कल ही हमारे वीरेंद्र सिंह राजावत जो महासचिव है वो दिल्ली में थे, और ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने में, तो प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत सारे लोगों का अभी फॉर्म्स भरा नहीं गया है ड्यू टू दैट प्रॉब्लम्स। और ये सब प्रॉब्लम्स कल वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने वहाँ पर दिल्ली में सीपीएफसी के ऑफिस में पुटअप किया है, और 1 महीने की मुदत मांगी है। और 1 महीने की मुदत मांगकर जो भी अपने डिमांड्स है, अगर वो डिमांड्स 7 दिन में फुलफिल नहीं हुए, 7 दिन में कुछ उसके ऊपर विचार नहीं हुआ, तो नेशनल एजुकेशन कमेटी सभी ऑफिसेस को, ईपीएफओ ऑफिस को ताला ठोका आंदोलन करने के मूड में है।
और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो कभी भी हम मास स्केल में खुद को जला लेंगे, ऐसा भी कल लेटर दिया है। तो अपने नेशनल एजुकेशन कमेटी की पूरी कोशिश है कि हमको कुछ रिज़ल्ट मिलना चाहिए, हमको विश्वास में लेना चाहिए, हमारे से बात करनी चाहिए और पेंशनर्स के हित में जो भी कुछ होता है उसको लागू करना चाहिए, ऐसी अपनी कोशिश जारी है। और इसके लिए मेंबर्स ने ऐसा कुछ गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन कमेटी 6 महीने से वही बात दोहरा रही है। उसकी कुछ मर्यादा होती है और मर्यादा के बाहर हम नहीं जा सकते। हम सब 60 प्लस है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, कुछ बाहर नहीं जा सकते हैं, पार्टिसिपेट हो नहीं सकते हैं। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट होना चाहिए, क्योंकि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। अगर हम यूनिटी नहीं दिखाते हैं, हम अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाते हैं तो अपने जो जस्टिफाइड डिमांड्स है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियारी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अख्तियारी में आता है और पूरा देश का जो भी अपना पेंशनर्स का इम्पैक्ट है वो जब तक गिरता नहीं है उनके ऊपर तब तक वो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। इसलिए डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी लोगों ने जो भी नेशनल एजुकेशन कमेटी डिसाइड करती है आंदोलन की रूपरेखा, उसमें सम्मिलित होना चाहिए और ताकि हमारी जो जस्टिफाइड डिमांड्स हैं वो फिर फुलफिल हो जाए। तो ऐसी ये सब बातें हैं। मुझे उस दिन कुछ बोलने के लिए नहीं मिला क्योंकि मेरा मोबाइल ज़रा ख़राब था और एक महानुभाव ने ऐसा बताया कि वो वीआरएस जिनका हुआ है उनको 58 का एग्जिट देना चाहिए, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना था, इसलिए आज का हमने वीडियो जारी किया है। और आपको यही बताना है कि जो भी आंदोलन होगा उस आंदोलन में पार्टिसिपेट होना है, सम्मिलित होना है और अपने जो भी कुछ जस्टिफाइड डिमांड्स है उसको मिलाना है, उसको गेन करना है। अभी देखते हैं कि 26/6 का आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, तो हमने जो डिमांड की है कि 1 महीने की मुदत मिलनी चाहिए, तो शायद ऐसी अपेक्षा है कि उसमें कुछ दिन और एक्सटेंशन मिलेगा ताकि जिनके फॉर्म्स नहीं सबमिट हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक जो फॉर्म्स भरे नहीं है, नहीं भरना हुआ, तो उन्होंने कम से कम अपने एम्प्लॉयर को और रीजनल ऑफिसर्स को इंटीमेट करना चाहिए कि ये कारण की वजह से हमारा फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, ताकि अगर कुछ डेट बढ़ी नहीं और कुछ प्रॉब्लम्स आया तो हमारा क्लेम वहाँ पर रहेगा। और जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं यानी उनको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मिला है तो आप प्रेजेंट स्टेटस या यूनिफाइड पोर्टल पर जाके देख सकते हैं। अगर प्रेजेंट स्टेटस पेंडिंग होगा तो उसके ऊपर एक लेटर लिखना चाहिए अपने एम्प्लॉयर को कि ये एम्प्लॉयर को क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने फॉर्म भरे हैं और जो भी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है तो ये सब फॉर्म्स अप्रूवल के लिए एम्प्लॉयर की तरफ गए हैं और एम्प्लॉयर धीरे धीरे ये सब सैंक्शन कर रहा है। और जिनके पेंडिंग है उन्होंने ऐसा लेटर लिखना चाहिए कि हमने फॉर्म इस तारीख को भरा था और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, पीपीओ नंबर ये है, लेकिन स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखाता है, इसलिए हमारा जो फॉर्म्स है वो जल्द से जल्दी अप्रूव करवाए और अप्रूव करवा के ईपीएफओ के ऑफिस में भेजिए, ताकि हमको कितना पैसा भरना है और कितना पैसा उनसे लेना है उसके बारे में पता चले, ताकि हम उसकी व्यवस्था कर सकें। तो ऐसा लेटर लिखना चाहिए। आज के दिन
इतना ही। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि जो भी बातें हैं वो सकारात्मक लेना चाहिए, यानी आशावादी अपन ने बनना चाहिए। तो ऑप्टिमिस्ट सीज द opportunity in every difficulty. Optimist sees opportunity in every difficulty. Pessimist sees difficulty in every opportunity. तो हमको ऑप्टिमिस्ट बनना चाहिए और ऑप्टिमिस्ट बनकर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए। आपसे विदा लेने के पहले एक दुष्यंत कुमार की कविता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो इतना बोलकर मेरा जो व्यू था मैं आपके सामने पुटअप किया हूँ और यहाँ पर मैं पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।